नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। हम तुम करें जीएसटी की नॉलेज शेयर पार्ट 4 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम तुम करें जीएसटी की नॉलेज शेयर में हम लोग जीएसटी के अंदर जितने भी लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का डिस्कशन का टॉपिक है सर्कुलर नंबर 184 जो 20 दिसंबर 2022 को इशू हुआ था, जिसके अंतर्गत क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि एंटाइटलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई का डिटर्मिनेशन सबसेक्शन 8 सेक्शन 12 के प्रोविजो के अकॉर्डिंगली होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं सेक्शन 12 का सबसेक्शन 8 क्या बोलता है। फ्रेंड्स, लॉ की लैंग्वेज में अगर इसको समझना जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर हम एक एग्जांपल लें कि जहां पर सप्लायर इंडिया में है, रेसिपिएंट भी इंडिया के अंदर है और गुड्स का मूवमेंट जो है वो आउटसाइड इंडिया नहीं होता है, मतलब विद इन इंडिया ही है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो रेसिपिएंट अगर रजिस्टर है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर नहीं है तो जहां पर सप्लायर ने उसको गुड्स का हैंडओवर किया है वो स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ये सिंपल सेक्शन था, सेक्शन 12 सबसेक्शन 8। इसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जैसे ही 1/2/2019 को इसका एक प्रोविजो जोड़ा गया। उस प्रोविजो के अंतर्गत क्या बोलते हैं कि स्टिल सप्लायर इंडिया में है, रेसिपिएंट इंडिया में, ये दो कंडीशन आपकी बाय डिफॉल्ट फुलफिल होनी चाहिए, मतलब सप्लाई और रेसिपिएंट इंडिया में ही होने चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि गुड्स जो मूव हो रहे हैं वो आउटसाइड इंडिया हो रहे हैं। अब बिकॉज गुड्स मूव हो रहे हैं आउटसाइड इंडिया, तो जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है वो फॉरेन कंट्री बन जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम इसको जो प्रोविजो है इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और क्वेश्चन आंसर के थ्रू इसके जितने भी क्लेरिफिकेशन आए उसको समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि एक्स वाई जेड कंपनी रजिस्टर है जीएसटी के अंदर इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और वो एक गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहती है सिंगापुर। गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए जाहिर सी बात है उसको एक ट्रांसपोर्टर को अप्रोच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड कंपनी ने एबीसी लिमिटेड को, जो कि एक ट्रांसपोर्टर है, उसकी सर्विसेज लेने के लिए अप्रोच किया और उसको बोला कि आप एयर के थ्रू गुड्स को सिंगापुर में डिलीवर कीजिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि एबीसी लिमिटेड ट्रांसपोर्टर जो है वो भी वेस्ट बंगाल स्टेट में ही रजिस्टर है। तो यहाँ पर जो, बिकॉज सप्लायर भी इंडिया में है, रेसिपिएंट भी इंडिया में है, गुड्स का मूवमेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो पीओएस फॉरेन कंट्री बन जाएगा। मतलब कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपका फॉल हो रहा है सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 के प्रोविजो के अंदर। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई फॉरेन कंट्री में बन जाएगा। अब यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई फॉरेन कंट्री में बन गया है तो तीन क्वेश्चन अराइज होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है, क्योंकि रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों इंडिया में है, गुड्स का मूवमेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो इस सप्लाई को हम इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट करें या इंट्रा स्टेट सप्लाई ट्रीट करें। फ्रेंड्स, इस सर्कुलर में क्लेरिफिकेशन दे दिया गया है। उसके अंतर्गत बताया गया है कि सेक्शन 7 का सबसेक्शन 5 ये बोलता है कि ऐसे केसेस में जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो आईजीएसटी ही मानी जाएगी। इस केस में आप सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर क्लियर कट बात हो गई है, जहाँ पर सप्लायर रेसिपिएंट दोनों इंडिया के अंदर है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई बिकॉज गुड्स का मूवमेंट आउटसाइड इंडिया हुआ है और जो ट्रांसपोर्टर है वो अपनी सर्विसेज आउटसाइड इंडिया तक दे रहा है, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई फॉरेन कंट्री माना जाएगा और आईजीएसटी ही हमेशा चार्ज होगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि इस केस में जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है, जो मतलब कि आपका एक्स वाई जेड कंपनी है जिसने ट्रांसपोर्टर की सर्विसेज अवेल की है, वो एलिजिबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए या नहीं। ऐसा क्वेश्चन क्यों अराइज होता है, ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, अगर हम नॉर्मल सिनेरियो में देखते हैं कि एक रेसिपिएंट रजिस्टर है महाराष्ट्र के अंदर, उसका सप्लायर है राजस्थान के अंदर, अगर उसने प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली डाल दिया, यहाँ पर भी आईजीएसटी चार्ज हो रही है, लेकिन जो ये रेसिपिएंट है महाराष्ट्र के अंदर ये एलिजिबल नहीं होगा प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली की क्रेडिट लेने के लिए, बिकॉज उसका दिल्ली के अंदर कोई रजिस्टर ऑफिस ही नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो डिफरेंट हो जाता है जो अपना वेस्ट बंगाल है उससे। तो वेस्ट बंगाल का जो रजिस्टर्ड पर्सन है, क्या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है? इस सर्कुलर में क्लेरिफाइड कर दिया गया है, यस, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, उसमें कोई डी बार नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। सेक्शन 16 सेक्शन 17 ऐसी कोई भी कंडीशन लेट डाउन नहीं करते हैं जो आपको डी बार करते हो ऐसी आईजीएसटी लेने के लिए जिसमें फॉरेन कंट्री जो है प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है। थर्ड नंबर पर जो क्वेश्चन आता है कि जब सप्लायर, जब ट्रांसपोर्टर अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तो वो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या कोड मेंशन करे। इसके अंदर भी उन्होंने बोल दिया है कि अगर ऐसा सिचुएशन अराइज होता है तो स्टेट कोड 96 डाला जाएगा ट्रांसपोर्टर के द्वारा जब वो अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करेगा और रेसिपिएंट को वो
टू बी में दिखेगा और उसके बेसिस पर वो क्रेडिट ले सकता है। तो 3 बहुत ही अच्छे क्लेरिफिकेशन आए हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 के प्रोविजो को लेकर। ये ध्यान रखिए ये सर्कुलर है, इसलिए इसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती है। तो इसके लिए एक नोटिस इशू, एक सर्कुलर ट्रेड नोटिस इशू होगा या सर्कुलर इशू होगा जिसके अंदर इसको लीगली प्रोविजन बना दिए जाएंगे। फ्रेंड्स हम तुम पार्ट 4 था ये। पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स बनाए हुए हैं जिसके जिसके अंदर 1 मिनट के अंदर अनरजिस्टर्ड पर्सन कैसे अपना जीएसटी क्लेम कर सकता है या ई कॉम सप्लाई को लेके जीएसटीआर 1 में क्या चेंजेस हुए हैं वो हमने 1 मिनट की शॉर्ट में बताए गए हैं, जिसको आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने 2 और वीडियो बनाए हुए हैं, जीएसटी ऑन इंटरनेशनल फ्रेट और जीएसटी ऑन डोमेस्टिक फ्रेट। इन दोनों को भी आप देख सकते हैं। तो आपको फ्रेट के रिगार्डिंग जितनी भी आपकी कंफ्यूजन है वो आई गेस इन वीडियो को देखने पर दूर हो सकती है। फ्रेंड्स धन्यवाद। सीए मनोज जैन। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।